सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखेंगे। यहाँ पे फतेहगढ़ तराई पे जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, और यहाँ पे आज ये 14 अप्रैल के समय में आज का दिन जो यहाँ पे देख रहे हैं भीड़ भाड़, ये बाबा जी की जयंती पे यहाँ पे सभी यहाँ पे जयंती का उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे हमारे माननीय ये सर जी कुछ विचार प्रकट करेंगे समाज में और दर्शकों के लिए। तो सर से मिलते हैं। गुड नेम सर? श्री कृष्ण गौतम एडवोकेट। क्या आप कुछ विचार प्रकट करेंगे समाज में और अपने देश के लिए? हाँ, समाज में, समाज के प्रति और जो है बाबा साहब के प्रति कुछ विचार अपने प्रकट करना चाहते हैं। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है क्योंकि पूरे विश्व में महामानव बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। ऐसा विश्व में पहला ये महापुरुष है जिसकी जयंती पूरा विश्व मना रहा है। बाकी ऐसा अभी तक कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसकी जयंती पूरा विश्व मनाता हो। साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करके विदेशों में पढ़ाई करके उन परिस्थितियों में पढ़ाई की थी जिन परिस्थितियों में एक वंचित वर्ग को, जिसको कोई अधिकार नहीं थे, उसको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, स्कूलों में दाखिले नहीं होते थे। उसके बावजूद उनके पिताजी फौज में थे, इसलिए अंग्रेज़ों के समय में उनको जो है दाखिला मिल गया था और उन्होंने स्कूल के बाहर बोरा फट्टा बिछा करके शिक्षा ग्रहण की और आखिर में इतनी डिग्रियां प्राप्त की जितनी विश्व में किसी के पास डिग्रियां नहीं है। 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी, शिक्षा में महारत हासिल किया था। और उसके बाद उन्होंने ऐसा संविधान भारतवर्ष को दिया जो कि अद्वितीय संविधान है। विश्व के कई संविधानों से उन्होंने जो है अध्ययन करने के बाद में भारतवर्ष का संविधान बनाया और किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं छोड़ा जिस वर्ग को उन्होंने अधिकार न दिए हों। साथियों, उन्होंने शिक्षा की तरफ जो है इशारा किया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया था। इसलिए दिया था जिस समाज को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न हथियार रखने का अधिकार था, न समाज में सही तरीके से जीने का अधिकार था, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। संविधान लागू होने के बाद में जो शिक्षा देश में लागू हुई वो एकल शिक्षा प्रणाली थी और एकल शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज जो बने थे उसमें सभी वर्गों के बच्चे जो पढ़ते थे और सभी वर्गों के बच्चे प्रतिभा करते थे। प्रतियोगिता परीक्षा में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि हर वर्ग के बच्चे IAS, PCS, DM, कलेक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हो गए। लेकिन उसके बाद में जिस समाज ने हमेशा जो है एक वर्ग का शोषण किया, उनके पेट में पीड़ा होने लगी और उन्होंने कहा कि ये तो जो है जो हमारे पैरों के तले जो है रहने वाले लोग आज हमारे सिर पे जो है बैठने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने दोहरी शिक्षा प्रणाली देश में लागू की और दोहरी शिक्षा प्रणाली का परिणाम आज देखने को मिलता है। इतनी प्राइवेट शिक्षा करने के बाद इतनी फीसें स्कूल की बढ़ा दी कि जो समाज थोड़ा सा उठा था, मध्यम वर्गीय था, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे स्कूलों में दाखिला करा सकें। और जो सरकारी स्कूल थे, प्राइमरी थे, जूनियर थे, इंटर कॉलेज थे, उनको जो है तोड़ने का जो है षड्यंत्र जो है सरकार का चल रहा है और बराबर वो स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं। इधर बच्चों को मिड डे मील चला करके कटोरा पकड़ा दिया कि ये बच्चे जो है केवल भोजन की तरफ ही देखें और शिक्षा की तरफ कतई ध्यान ना दें। इस तरीके से प्राइमरी में शिक्षा बर्बाद की गई और ये भी कह दिया गया कि हाई स्कूल तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। जब कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? और जो इस लालच में जो है उन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया और एक तरफ जो है CBSE बोर्ड और ISB बोर्ड बना करके और वहाँ मतलब जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और वो उसमें सभी उच्च वर्ग के ही ज़्यादातर 80% बच्चे पढ़ते हैं। बाकी जो है अन्य वर्गों के बच्चे जो हैं वो 20% जिनकी पूंजी ठीक है, पारिवारिक स्थिति ठीक है, वही बच्चों को अपने पढ़ा पा रहे हैं, वही बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं और उनको भी ब्रेक लगाने का काम किया जा रहा है। साथियों, इसी तरीके से नौकरियों में भी यही किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है भर्तियां की गई, उनमें ये कह दिया गया कि जो है SC ST के बच्चे जो है काबिल मतलब पढ़े लिखे नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि जो है सामान्य वर्ग में ट्रांसफ़र करके और उनको जो है भर्तियों में जो है लगा दिया गया।
और उसके बाद में जब बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख करके आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो मिल रहे हैं लेकिन योग्य बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो भी एक षड्यंत्र करके, जबकि योग्य बच्चों की कमी नहीं थी और नौकरियों में भर दिया। और जिनको नौकरियों में लगा दिया वो बच्चे जो है आगे चल के लोग जो है 62 साल के लिए परमानेंट हो गए। जब वो रिटायर होने लगे तब उनको फिर पेट में पीड़ा हुई कि अब इधर भी समाज के बच्चे पढ़ लिख के गए हैं, अच्छे अभ्यर्थी मिल रहे हैं, नौकरी में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद में ये षड्यंत्र बड़े पैमाने पे चला और षड्यंत्र के तहत उन्होंने नौकरियों पे रोक लगा करके वो प्राइवेट शिक्षा करके प्राइवेट नौकरियां करके अब आउटसोर्सिंग पे नौकरियां भरी जा रही हैं। आउटसोर्सिंग पे जो नौकरियां भरी जा रही हैं उनमें किसी भी विभाग का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सही अभ्यर्थी काम करेगा, चापलूसी करेगा तो उसको नौकरी में रहेगा, नहीं चापलूसी करेगा तो उसको धक्का दे करके बाहर कर दिया जाएगा, दूसरे को भर्ती कर लिया जाएगा। इसलिए इस तरीके से असमानता जो देश में फैलाई जा रही है ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसके लिए पूरे देश को सोचना चाहिए और इस पे हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो है भ्रांतियाँ जो समाज में गई हैं, समाज पीछे जा रहा है, देश पीछे जा रहा है। हम भले ही कहें कि हमारा देश आगे जा रहा है लेकिन देश वाकई पीछे जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार को और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।